बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का। तो बेटे, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपको पता है कि हम एक तो उसकी इम्पोर्टेंस का इजहार करते हैं कि वो क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो मेरे पास नोटेबल नहीं थी, लेकिन ये मुझे पता है कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। तो हम इसकी हेडिंग की तरतीब इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, फिर इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे, फिर उस इम्पीडेंस डायग्राम की सब हेडिंग्स देंगे एट हाई फ्रिक्वेंसी, एट लो फ्रिक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और एंड के ऊपर हम करैक्टरिस्टिक एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है जो भी अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं सब का एक दोबारा से रिव्यू है। सारी चीज़ें दोबारा से यूज़ हो रही हैं। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं डायग्राम्स की हेल्प से, उसके बाद मैं इसको डिक्टेट करके लिख दूँगा। जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो भी मैं बोर्ड के ऊपर पुटअप करूँगा वो याद रखना है आपने। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन बड़ी इसकी आसान है। जो चीज़ें हम बार बार पीछे पढ़ चुके थे उन्हीं को दोबारा से यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसलिए पहले हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी डिक्टेशन करते हैं। इसको हम राइट डाउन कर लेंगे बोर्ड पे। तो आइए बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग और उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। जी तो बेटे, हमने बोला है कि कंसीडर द फिगर 1 इन विच ए रजिस्टर आर, एन इंडक्टर एल एंड ए कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो तीन कंपोनेंट हमारे पास, अब पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हो गए। अब तो ये फाइनल एक फिगर है हमारे पास, आखिरी आर्टिकल है। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पहले अलग अलग जोड़े थे हमने एसी के साथ, फिर हमने रजिस्टर और इंडक्टर को इकट्ठा जोड़ा, फिर रजिस्टर और कैपेसिटर को, अब तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया इस सर्किट के अंदर। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं सीरीज़ के अंदर, और सीरीज़ में हमें पता है कि करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हमने फिगर 1 के बाद जो हेडिंग बनाई है वो वेक्टर डायग्राम की है। तो देखिए वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी। लेट्स से कि हमारे पास, इसको हम फिगर 2 का नाम दे देते हैं वेक्टर डायग्राम को। तो सबसे पहले हम करंट का रेफरेंस वेक्टर बनाते हैं। आपको याद होगा क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है। तो ये बेटे करंट का रेफरेंस वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखें आई। तो अब वी आर का वेक्टर आएगा। वी आर का वेक्टर हमेशा करंट के पैरेलल होता है, क्योंकि रजिस्टर में से जब ऐसी पास करता है तो वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं। लिहाजा जो वोल्टेज रजिस्टर पे आएंगे उनका जो वेक्टर होगा वो भी करंट के पैरेलल आ गया। तो वी आर का वेक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास इंडक्टर का आ रहा है वेक्टर, यानी वोल्टेज, क्योंकि करंट तो सब में एक ही जा रहा है ना, वो आई लिख दिया। वोल्टेज डिवाइड होते हैं तीनों पे, तो उन तीनों के अलग अलग वेक्टर आएंगे। तो उनकी वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं। वी आर का वेक्टर, वी एल का और वी सी, इन तीनों के वेक्टर्स हमने प्लॉट करने हैं विद रेफरेंस टू द करंट। तो करंट का वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो चूँकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो हैं वो इन फेज़ होते हैं इसके साथ, करंट के साथ, तो इसलिए हमने वी आर का जो वेक्टर है वो आई के पैरेलल प्लॉट कर दिया। अब देखना है कि जो वी एल हैं वो करंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो आपको याद होगा कि वी एल जो है, यानी जब ए सी पास करता है इंडक्टर में से, तो करंट जो है वो लैग करता है और वोल्टेज लीड करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से तो जो वी एल का वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये देखें, ये वी एल का वेक्टर मैंने प्लॉट कर दिया, क्योंकि इंडक्टर में करंट हमेशा लीड करता है और इंडक्टर हमेशा वोल्टेज लीड करते हैं और वो अपना करंट लैग करता है। तो वोल्टेज को लीड करवा दिया है और करंट को लैग करवा दिया है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करना है इन्होंने, तो फिर वोल्टेज लीड करेगा हमेशा और करंट लैग करेगा। और याद होगा कि आखिरी कंपोनेंट है यहाँ पे लगा हुआ कैपेसिटर। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएंगे तो उनका रिलेशन हमें पता है कि कैपेसिटर में से जब एसी पास करता है तो करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। तो इसका मतलब वी सी का जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा, ये वी सी का वेक्टर आ गया, ये वी सी का। आप इसको फिगर 2 बोल दें। अब इसी की हेल्प से, असल में ये मुझे डायग्राम इसलिए बनानी पड़ी है कि मैंने इम्पीडेंस डायग्राम प्लॉट करनी थी। तो इम्पीडेंस डायग्राम इसी की हेल्प से प्लॉट होगी। आपको पता है कि जो तीन कंपोनेंट है, इसकी रजिस्टर होगी, इसकी रिएक्टेंस होगी और इसकी रिएक्टेंस। तो वो तीनों वेक्टर जो हैं वो किस किस के पैरेलल आएंगे। जो रजिस्टर है वो हमेशा वी आर के पैरेलल आता है। ये देखें, ये रजिस्टर का वेक्टर आ गया, ये आर आ गया।
तो जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो वी सी के पैरेलल आती है। ये मैंने ये वी सी का वेक्टर बना दिया, ये देखें ये वी सी आ गया। और जो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है वो वी एल के पैरेलल होती है, इसलिए सॉरी वी सी नहीं, ये है एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ये रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर आ गई एक्स एल। तो ये मैंने ये फिगर 2 थी जो वेक्टर डायग्राम की, इसको आप फिगर 3 बोल दें। तो ये डायग्राम मैंने सारी एक साथ बना दी हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़नी थी। सॉरी फिगर 3 आएगी, ये फिगर 3 आ गई। तो फिर से देख लें, फिगर 1 सर्किट डायग्राम है, ये फिगर 2 वेक्टर डायग्राम है, और लास्ट फिगर 3 है वो है इम्पीडेंस डायग्राम। तो बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। मैंने सीरीज़ कंपोनेंट में सीरीज़ के अंदर तीनों कंपोनेंट लगा के उसकी सर्किट डायग्राम को हेडिंग के साथ लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर डायग्राम। जी बेटे, तो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको मैंने पुट अप कर दिया टेक्स्ट की फॉर्म में। लिखा है जी, इन सीरीज सर्किट द आई रिमेन सेम, सो वेक्टर आई इज़ टेकन एज रेफरेंस एंड ड्रॉ अलोंग एक्स एक्सिस। वी आर रिमेन्स इन फेज टू आई, so VR is drawn parallel to I, but VL leads and VC lags to I by pi/2 phase difference, so they are drawn accordingly as shown in the figure। यानी इनको लीड करवा दिया VL को और pi/2 फेज डिफरेंस के साथ फिगर 2 के अंदर हम इसको बना चुके हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट डायग्राम हेडिंग है जी इम्पीडेंस डायग्राम की।
जी बेटे, तो देखें हमने फिगर 3 को रीप्लॉट कर दिया है क्योंकि इसके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत थी। तो ये इम्पीडेंस डायग्राम है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, बाद में मैं डिक्टेट करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ बाद में कि जो एक्स सी था वो बराबर था 1/ओमेगा सी के। ये हम रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर पहले सीख चुके हैं। और जो एक्स एल था वो बराबर था ओमेगा एल के। तो इन दोनों के फार्मूलों से हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्टेंसेस हैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की, ये दोनों ही फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही हैं। फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होगी ना तो एक्स सी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यानी रोल ऑफ द एक्स सी जो है ये ख़त्म हो जाएगा सर्किट से। तो सर्किट में 3 कंपोनेंट लगे हुए थे, एक कंपोनेंट निकल गया फ़र्ज़ करो, कौन सा? कैपेसिटर। तो पीछे 2 कंपोनेंट बच गए, कौन सा? रजिस्टर और इंडक्टर। तो जो सर्किट है वो आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो हाई फ्रिक्वेंसी चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ओमेगा फ्रिक्वेंसी है ना एसी की फ्रिक्वेंसी 2πf के बराबर हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो एज सच भी लिखा रहे, हम इसको समझ तो सकते ही हैं। तो जो ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जब हाई होगी तो एक्सी की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। तो उस वक्त लेकिन एक्सएल की जो है वो नुमाया होगी। तो समझ लें कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्सी जो है वो सर्किट से निकल गया और सर्किट में खाली इंडक्टर और रजिस्टर बच गए, तो इंडक्टर और रजिस्टर लगे हुए हैं। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक्सएल की वैल्यू ना होने के बराबर हो जाएगी। लो फ्रिक्वेंसी जब आएगी तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। समझ लें कि एक्सएल लगा ही नहीं हुआ, मतलब इंडक्टर सर्किट में लगा ही नहीं हुआ, खाली रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए कि उनका रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा कि जो सर्किट है वो आर सी सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि सर्किट के अंदर खाली रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, इंडक्टर ख़त्म हो गया है, किस में से? सर्किट में से। तो ये हम लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसका रिस्पांस लिख रहे हैं और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर फिर हम लिखते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होगी क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और ये भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर रहे हैं जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाए। डायरेक्शन में तो पहले ही अपोजिट हैं, तो दो वेक्टर्स जब अपोजिट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब एक्स एल और एक्स सी जो है इनका रोल सर्किट में दोनों का ही ख़त्म हो जाएगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। तो यूँ समझिएगा कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे खाली रजिस्टर ही लगा हुआ है, ना ही इंडक्टर लगा हुआ है ना ही कैपेसिटर, क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होगी जहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी। वो एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है फ़र्ज़ किया, तो उस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे ना वो लो है ना वो हाई है, उस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन में दो वेक्टर्स ये जब अपोजिट होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली रजिस्टर सर्किट बन जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ये सर्किट जो था आरएलसी सीरीज सर्किट जो है ये रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फिर फर्दर हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो भी इसकी करैक्टरिस्टिक हैं उनको देख लेंगे, लिख लेंगे। मैं चलिए उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ साथ देखें, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात जो पता चली कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, सर्किट की टोटल जो इम्पीडेंस है, क्योंकि इम्पीडेंस का ताल्लुक होता है तीनों कंपोनेंट की कलेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिला के वो सारे ऑफर कर रहे हैं अगेंस्ट द एसी, उन तीनों की जो रेजिस्टेंस है उसमें से सिर्फ कौन सी बची है? आर। तो इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस होगी, टोटल जो इम्पीडेंस होगी सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे वो कम से कम होगी। पहली जो हमें करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी पता चलती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे वो ये पता चलती है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम है। ये फर्स्ट करैक्टरिस्टिक आ गई। अब आपको पता है कि जब फ्रिक्वेंसी मिनिमम होती है और सॉरी इम्पीडेंस मिनिमम होती है तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होता है। तो अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर, किन दोनों का? फ्रिक्वेंसी का और करंट का, तो ग्राफ की शेप इस तरह से आएगी, ये शेप आएगी भाई। ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जिसके हम ऊपर बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। फर्ज किया कि पीक वैल्यू जो वोल्टेज की उस वक्त आ रही है ना जी सर्किट के अंदर वो V0 है, तो करंट अगर आपने निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं V0/R करके, और वो मैक्सिमम करंट जो है वो कितना होगा, उसको हम I0 का नाम दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? V0/R के।
तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पता चली। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या पता चली कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चली कि इम्पीडेंस जब मिनिमम होगी सर्किट की, ऑटोमेटिकली करंट मैक्सिमम होगा। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर देखें करंट की वैल्यू हमने मैक्सिमम शो कर दी है और उसकी वैल्यू भी बता दी है कि कितनी होनी है। फ़र्ज़ किया पीक वैल्यू उस वक्त वोल्टेज की वी नॉट के बराबर आ रही है, तो वी ओवर आर इज इक्वल टू करंट, तो आई नॉट की वैल्यू वो आ जाएगी वी नॉट ओवर आर के बराबर। ये आ गया दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। पहली थी इम्पीडेंस इज मिनिमम, दूसरी है करंट इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि अब देखें दो चीज़ें दो आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो हमें उनकी एग्जैक्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका तो अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये एक वेक्टर है, फ़र्ज़ किया इसकी वैल्यू 2 है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाना है। नहीं, अगर 3 है तो इस 3 ने 3 से कैंसिल हो जाना है, और अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसने 4 से कैंसिल हो जाना है। यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि एक्स सी के पैरेलल, इससे पिछली जो डायग्राम थी उसको ज़रा देखें, मैंने उसमें एक्स सी के पैरेलल वी सी था और एक्स एल के पैरेलल वी एल था। तो इसका मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या था, वी सी और वी एल भी अपोजिट थे ना एक दूसरे के, तो इसलिए हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वी सी और वी एल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड में ये बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर उनकी 2 और 2 वैल्यू हुई तब भी कैंसिल हो जानी है, 4 और 4 हुई तब भी, 100 और 100 हुई तब भी कैंसिल होनी है। लिहाजा आप उनकी इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि वो कितनी होगी। यानी इट माइट बी पॉसिबल जो आपने पीछे सोर्स लगाया हुआ है वोल्टेज का, जो उन दोनों को वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इन दोनों की जो वैल्यू है वोल्टेज की वो सोर्स वोल्टेज से भी ज़्यादा हो सकती है। वजह उसकी मैंने बता दी है, क्योंकि आप उनकी वैल्यू जो है वो प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए हमने एक और करेक्टरिस्टिक जो इसकी देखी है वो ये है कि एट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आर द इंडक्टर माइट बी ग्रेटर दैन द सोर्स वोल्टेज, वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकती है। वजह क्योंकि वो तो कैंसिल हो जानी है, हमें क्या पता कि वो जो वैल्यू है वो उससे लेस थी या फिर ग्रेटर थी। तो ये हमें एक और करेक्टरिस्टिक पता चली। तो
तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले, ये हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये करैक्टरिस्टिक आ रही है कि एक्स एल ग्रेटर हो गया है एक्स सी से, और सर्किट जो है रोल ऑफ एक्स सी इज़ निगलेक्टेड एंड सर्किट विल एक्ट एज आर एल सीरीज सर्किट। एट लो फ्रिक्वेंसी क्या हुआ है कि एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल, सो द रोल ऑफ एक्स एल इज़ निगलेक्टेड एंड सर्किट विल बिहेव एज आर सी सीरीज सर्किट। अब बात आ गई है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या हो रहा है जी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर कर लेते हैं हम, ये देखें, और एक्स सी विल बिकम इक्वल टू एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक्स सी विल बिकम इक्वल टू एक्स एल। कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो एक्स सी की जो वैल्यू है वो है बराबर 1/ओमेगा सी के, और जो एक्स एल है वो बराबर है ओमेगा एल के। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये ओमेगा इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एल इधर आके डिवाइड होएगा, क्या आ जाएगा 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट ले ले दोनों साइडों पे, ये आ जाएगा 1/√LC इज इक्वल टू ओमेगा। अगर आप ओमेगा की जगह पे 2πf डाल दें तो ये आ जाएगा 1/√LC इज इक्वल टू 2πf। तो f किसके बराबर आ जाएगा 1/2π√LC के। ये वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गई है जिसकी हम बात कर रहे थे कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमने बहुत सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। शायद वो रिकॉर्डिंग का पार्ट बन सके कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, खुदा न खास्ता अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैंने 5 करैक्टरिस्टिक इसकी बोली थी। सबसे पहले कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या हो रहा है कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वेक्टर कैंसिल करेंगे तो इनका रोल ख़त्म हो जाएगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, और वो किसके बराबर आ जाएगी आर के, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो मिनिमम होगी, और वो होगी किसके बराबर, वो आर के बराबर होगी। तो अगर वो आर के बराबर है तो सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा, और जब वो रेजिस्टिव होगा तो उस वक्त पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी। ये एक और करैक्टरिस्टिक पता चल गई। दूसरा हमने बोला कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर चूंकि VL और VC भी अपोजिट ही हैं, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लिहाजा आप उनकी इंडिविजुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब दो वेक्टर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हमें क्या पता उनकी इंडिविजुअल वैल्यू का क्या थी, वो 2 और 2 भी हो सकती है, 3 और 3 भी हो सकती है, 4 और 4 भी हो सकती है, 5 और 5 भी हो सकती है, 100 और 100 भी हो सकती है, 200 और 200 भी हो सकती है। माइट बी ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज, वो सोर्स वोल्टेज अगर 12 वोल्ट आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे 100 और 100 आ रहे हो। क्यों, उन्होंने तो कैंसिल हो जाना है, तो हम उनको कैलकुलेट तो कर नहीं पाते, तो इसलिए हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ के बारे में प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकते कि वो वैल्यू जो है वो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक करैक्टरिस्टिक हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ये भी डालते हैं कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर द इंडक्टर माइट बी ग्रेटर दैन द सोर्स वोल्टेज। मैं इन करैक्टरिस्टिक को अब लिखता हूँ। तो अब हम ये पांचों करैक्टरिस्टिक जो हैं इनको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, एक करैक्टरिस्टिक ये भी थी सॉरी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर चूँकि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम होती है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट अगर मिनिमम होती है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होगी, वो I = V/R फार्मूले से निकाल लेंगे। लेट्स से कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो आ रही है वो V0 आ रही है, तो V0 को R से डिवाइड किया तो वो मैक्सिमम करंट I के बराबर आ गया, I0 के बराबर आ गया। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। देखिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम थी। आप रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दे यहाँ पे, यानी ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की, तो यहाँ पे X, L और R जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे, तो ये सर्किट जो है ये RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तो आप इस तरफ जा रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पार्ट है ये RC, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर RC सीरीज सर्किट की तरह उसने बिहेव करना है, कैपेसिटर का और रजिस्टर का रोल नुमाया हो जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर का रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये है उसका फ्रिक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ। तो करंट की वैल्यू फिर डिक्रीज़ होगी क्योंकि इम्पीडेंस बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी जब हाई होगी तब भी इम्पीडेंस ने बढ़ना है, फ्रिक्वेंसी जब कम होनी है तब भी इम्पीडेंस ने बढ़ना है, लेकिन जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होनी है उस वक्त इम्पीडेंस कम, सबसे कम होनी है। तो इसलिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट सबसे ज़्यादा है। तो जब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू देखें ना डाउन आ रही है, और जब फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं तब भी करंट की वैल्यू जो है वो डाउन आ रही है।
तो ये था हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का और करंट का आपस का ग्राफ। मैं इन करैक्टरिस्टिक को अब नोट डाउन करवा देता हूँ। तो बेटे जितनी भी अभी तक हमने डिस्कशन की है मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। सो करैक्टरिस्टिक एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी था, द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन बाय एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये मैंने डेरिवेशन करवाई है इसकी पूरी, एक्स सी और एक्स एल को हमने बराबर कर दिया था, उससे हमारे पास ये वैल्यू आई है। नंबर 2 पे है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज़ मिनिमम एंड इट इज़ इक्वल टू आर। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मिनिमम होती है और वो आर के बराबर होती है। नंबर 3 पे है एट रेजोनेंस द सर्किट इज़ रेजिस्टिव सो पावर डिसिपेशन फैक्टर इज़ मैक्सिमम, यानी थीटा इक्वल टू 1। हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पीछे हम इसको छोड़ चुके हैं कि पावर फैक्टर थीटा जो है वो कॉस थीटा असल में होता है। सॉरी, इसको हम फिर कॉस थीटा कर देते हैं क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो कॉस थीटा से लिखा जाता है। तो मैं ये पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट है वो रेजिस्टिव हो जाता है, एक्स एल और एक्स ई ख़त्म हो जाते हैं, तो पावर डिसिपेशन रेजिस्टिव सर्किट के अंदर मैक्सिमम होती है। तो ये पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो नेक्स्ट पे देखिए नंबर 4 में कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द वैल्यू ऑफ करंट इज़ मैक्सिमम इफ़ पीक वोल्टेज इज़ वी नॉट देन मैक्सिमम करंट इज़ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम होती है, और वो मैक्सिमम करंट किसके बराबर आएगा, वो वी नॉट ओवर आर के बराबर आएगा। नंबर 5 पे देखें एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द वैल्यू ऑफ द ड्रॉप वोल्टेज वी एल एंड वी सी माइट बी ग्रेटर दैन द सोर्स वोल्टेज। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैंने ये पहले डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वी एल और वी सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो सकती है किससे, सोर्स वोल्टेज से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम कल देखते हैं आर एल पैरेलल सर्किट। आर एल पैरेलल सर्किट भी इम्पोर्टेंट है।